हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग वाला जो आपका चैप्टर है। मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर के 50 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है ये कहीं ज़्यादा है। विद आंसर आपको जो है 50 एमसीक्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चैप्टर को जो है गाइज हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको टोटल इस चैप्टर के 100 एमसीक्यू बताऊंगा। ठीक है, विद आंसर। पहले वाले पार्ट के अंदर हम 50 एमसीक्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे, देन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम अगले 50 एमसीक्यू के अंदर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही में बना देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले वाले पार्ट के अंदर हम 50 एमसीक्यू, देन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम 50 एमसीक्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे। विद आंसर हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 50 एमसीक्यू हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं और उनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है जो कहीं ज़्यादा है। और ये पीडीएफ आपको जो है किस तरीके से मिल सकती है, आप कैसे जो है इस पीडीएफ को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और जो इसके अंदर क्वेश्चन है गाइज, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बारी तो जो है कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर आए हुए ही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ऐसे एमसीक्यू इसके अंदर है जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है कि मुद्रा जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया को सरल बनाया है। विनिमय को सरल बनाया है, ठीक है, मूल्य की गणना या अभिव्यक्ति को सरल बनाया है, मूल्य संचय को सरल बनाया है, या इनमें से सभी को सरल बनाया है। गाइज, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, किसी भी देखो हर उस वस्तु को जो है मुद्रा बोलते हैं जो कि ये मुद्रा के कार्य लिखे हुए हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय, ठीक है, सामान्य मूल्य मापक की इकाई, यहाँ पे ये मुद्रा के कार्य लिखे हुए हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी, किसको आप मुद्रा बोलोगे जो ये काम कर दे। तो इसका जो आंसर है वो आपका जो है इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भाई हर उसको जो है मुद्रा बोलते हैं जो कि ये सारे के सारे काम जो है कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंधपत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें मूल्य संचय का गुण नहीं होता। दूसरे में लिखा हुआ है कि दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है। तीसरे में लिखा हुआ है इसकी सार्वभौमिक सभी कार्यता नहीं है। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है BFC। तो इसका जो आंसर है गाइज, इसका जो आंसर है आपका वो होगा B एंड C, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, सोना, भू संपत्ति, मकान वगैरह, ना तो इसको आसानी से परिवर्तनीय है, मतलब हर कोई बंदा ये सारी चीजें लेने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा जो C ऑप्शन है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, मतलब हर कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो B और C दोनों इसमें सही लिखे हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि देश में मुद्रा की पूर्ति पर किसका नियंत्रण होता है? कौन देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बैंक ऑफ इंडिया करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो है देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति पे कंट्रोल करके रखता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है गाइज। उसके बाद कहता है कि बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? बैंक के पास जो अपने पास उसको कोष रखने पड़ते हैं, उसका वो क्या करता है? पूरा कोष जमाकर्ताओं को देने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, मतलब जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनको जो है उनको पैसे देने के लिए रखा जाता है। वो कोष का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखा जाता है। सारा पैसा रखा जाता है, कुछ रखा जाता है, एक भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर शेष भाग ब्याज पर उधार देता है। शेष भाग ब्याज पर उधार देता है, या BFC दोनों। यहाँ पे जो है आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि बैंकों के पास जितना भी पैसा आता है, जो भी जमा किए गए कोष हैं, बैंक उसका क्या करता है? ठीक है, तो बैंक उसके जो है भाई 2 काम करता है। एक तो भाई जितना भी पैसा आया है उसके पास कुछ पैसा तो वो जमाकर्ताओं के लिए रखेगा, ठीक है, और बाकी का जो पैसा बचता है वो उसे एज अ लोन में दे देता है, एज अ ऋण में दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी और सी दोनों, ठीक है। कुछ पैसा जमाकर्ताओं के लिए रखेगा ताकि कोई निकालने आए तो उसको पैसे दे सके और बाकी पैसा जो है वो लोन में दे देता है।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है उसको क्या कहते हैं। मतलब कि जो बैंक के पास जितनी भी कुल जमा जो आ रही है, बैंक उसका जो कुछ पोर्शन अपनी टोटल डिपॉजिट का जो कुछ पोर्शन बैंक अपने पास नगद रखता है, लिक्विड फॉर्म में रखता है, उसको जो है क्या कहते हैं। तो गाइज उसको जो है SLR के नाम से जानते हैं, जिसको SLR के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वधिक तरलता अनुपात के नाम से जो है इसको जानते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है। मुद्रा गुणक का यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा गया है फॉर्मूला। यहाँ M मुद्रा का स्टॉक है और H जो है वो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। अब मनी मल्टीप्लायर का यहाँ पे आपसे मनी मल्टीप्लायर का बेसिकली यहाँ से आपको फॉर्मूला पूछा गया। मनी मल्टीप्लायर का बेसिकली आपने जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है 1/LRR वगैरह, ठीक है, ये पढ़ा है आपने। तो लेकिन यहाँ पे अगर इसका जो रिलेशन होता है मनी मल्टीप्लायर का, ये हाई पावर्ड मनी और मुद्रा का जो स्टॉक होता है, इन दोनों के साथ इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला जो है ये भी होता है मुद्रा का स्टॉक अपॉन में हाई पावर्ड मनी। तो M अपॉन में H जो है ये भी मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कहता है निम्न में से कौन सरकार का बैंकर है। सरकार का बैंक जो है इसमें से कौन है। केंद्रीय बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सहकारी बैंक है या ग्रामीण बैंक है। तो भाई ये देश का जो केंद्रीय बैंक होता है जैसे कि RBI है, वो कौन है, वो जो है जी सरकार का बैंकर है। वो जो है सरकार का बैंकर है, सरकार के सारे अकाउंट्स रिलेटेड जितने भी हिसाब किताब होते हैं वो होता है, सरकार का एजेंट होता है और सरकार को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्न में से किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होती है। कह रहा है किसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज जो है, सबसे ज़्यादा आपको ब्याज जो है इसमें से किस पे मिलता है। डिमांड डिपॉजिट पे मिलता है, आवधिक जमा पे मिलता है, उधार पे मिलता है या नेशनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे मिलता है। तो गाइस देखिए डिमांड डिपॉजिट वगैरह पे तो ऐसा कोई खास वो नहीं मिलता, ऋण पे भी ऐसा कोई खास नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जो ब्याज मिलता है ना गाइस, वो मिलता है NSC के सर्टिफिकेट पे। इसको शॉर्ट में कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्याज क्यों मिलता है, क्योंकि भाई इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, जो लॉकिंग पीरियड होता है, एक तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज कंपैरिजन टू सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के उस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जो है इस पे होता है। उसके बाद कहता है कि जो तरलता पाश है, तरलता पाश में ब्याज दर का मान जो है, तरलता पाश में ब्याज दर का मान क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तरलता पाश होता क्या है। लिक्विडिटी ट्रैप जो है, लिक्विडिटी ट्रैप किस चीज को कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इकोनॉमी के अंदर ब्याज की जो दर है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, उसको जो है लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कह सकते हो उस चीज़ को तरलता पाश कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जब मार्केट के अंदर ब्याज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, वो तरलता पाश की सिचुएशन कहलाती है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर है। देखो जो किन्स हैं उन्होंने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए हैं कि भाई हम मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं। तो उसमें से एक उद्देश्य है सट्टा की मांग, ठीक है। तो कह रहा है वो जो सट्टा की मांग है वो किस पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, मूल्य के स्तर पर निर्भर करती है या ब्याज में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है उस पर निर्भर करती है, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज सट्टे की जो मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है कि अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर कम होगी तो नहीं करते। तो सट्टे की जो मांग है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं मुद्रा की पूर्ति के किस परिभाषा से मेल खाता है। क्या क्या हम जानते हैं भाई 4 तरीके के वो होते हैं, M1, M2, M3, M4। अब कह रहा है M1 और प्लस कमर्शियल बैंकों के पास जितनी भी नेट आवधिक जमाएं मतलब सावधि जमा टाइम डिपॉजिट जो है
ये कौन सा वो है? तो गाइज ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये M3 मेजरमेंट लिखा हुआ है, M3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि इसमें से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है। गाइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होती है ब्रॉड मनी, एक होती है नैरो मनी। तो जो M1 होता है, ठीक है, इसको जो है गाइस संकुचित मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर देखो जितनी कम चीजें इंक्लूड हैं वो संकुचित हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा चीजें इंक्लूडिंग है वो जो है वो ब्रॉड मानी जाती है। ये नैरो है क्योंकि इसके अंदर केवल आपका जनता के पास जमा और मांग जमा कमर्शियल बैंकों के पास और ओडी केवल ये आता है, और बाकी जो M2, M3, M4 सबसे वाइडर कौन है, सबसे ब्रॉड कौन होगा? M4 होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। M3 के सारे कंपोनेंट प्लस टाइम डिपॉजिट वगैरह सब कुछ आता है, तो वो जो है वो ब्रॉड हो जाएगा इस वजह से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा? ठीक है, वैसे तो ये गाइज ये आपका जो क्वेश्चन है मुद्रा और बैंकिंग का नहीं है, लेकिन ये आपका भुगतान शेष वाला क्वेश्चन है कि चालू खाते में घाटा जो है कब होता है। ठीक है, तो भाई घाटा तब होता है, सिंपल सी बात है, जब आपकी प्राप्तियां जो है वो कम रह जाती हैं भुगतान से, तो जो है चालू खाते में घाटा होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। कागजी मुद्रा का कौन मूल्य अधिक होगा? कागजी मुद्रा का, ठीक है, पेपर करेंसी जो होती है दो तरीके की चीजें होती है गाइज, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है आंतरिक मूल्य, एक होता है बाजार मूल्य। अब ये कह रहा है या इनमें से सभी, जैसे कि मान लो एक 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, उस पर अंकित मूल्य कितने हैं? 2000 रुपये, ठीक है, लेकिन एक होता है जैसे कॉमोडिटी वैल्यू, एक होता है मेटल वैल्यू, ठीक है, एक होती है कॉमोडिटी वैल्यू, एक होती है मेटल वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। तो भाई कह रहा है इसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा होगा? तो भाई उस पर प्रिंट है 2000 रुपये, ठीक है, लेकिन क्या उसको बनाने में 2000 रुपये लगते हैं? नहीं, उसको 2000 रुपये नहीं लगते, उसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपये लगते हैं। तो इनमें से सभी की वैल्यू जो है वो सारी की सारी ज़्यादा होंगी, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कहता है अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जितनी भी एक कॉमन मेजरमेंट पूछ रहा है, कॉमन मेजरमेंट क्या है? टन है, लीटर है, गिनती है या मुद्रा है? सो गाइज आज के टाइम में सारी की सारी चीज़ों की जो एक कॉमन मेजरमेंट है वो मुद्रा है। मुद्रा के रूप में जो है आज हर चीज़, जैसे 30 रुपये किलो चावल, 50 रुपये लीटर दूध, 40 रुपये मीटर कपड़ा, हर चीज़ आज जो है मनी की टर्म में काउंट होती है। मशीन पूंजी के स्टॉक में वृद्धि नई मशीन के प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, वैसे तो ये मुद्रा और बैंकिंग, इसमें एक एक क्वेश्चन मतलब बीच बीच में कोई क्वेश्चन जो है उसका नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। तो इसको जो है सकल निवेश कहते हैं, इसको तो हटा दीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी आपका उसका नहीं है, मुद्रा और बैंकिंग का, इसको छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको केवल मुद्रा और बैंकिंग के बताता हूँ। अब देखिए, अब आ जाइए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, या मूल्य का मापक है, या इसमें से सभी? तो गाइस मुद्रा के कार्य जो हैं ये सारे के सारे होते हैं, मुद्रा ये सारे काम करता है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय भी है और मूल्य का मापक भी है। ठीक है जी, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि भाई विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य संचय भी है और सामान्य मापक की इकाई भी है। उसमें से कहता है कि निम्न में से कौन गुणबोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? देखो साख नियंत्रण जो है क्रेडिट कंट्रोल हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन करता है? आरबीआई भी करता है और सरकार भी करती है। आरबीआई करता है, सरकार भी अपने कुछ उसको यूज़ करती है। तो दो, एक होता है मात्रात्मक और एक होते हैं गुणात्मक। तो उसने पूछा है गुणबोधक। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो गुणात्मक कौन से होते हैं? जिसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। और मात्रात्मक कौन से होते हैं? जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक दर, ये सारी चीज़ें, ये मात्रात्मक है। गुणात्मक कौन सी होती है? सीमांत आवश्यकता, नैतिक दबाव, ठीक है, राशनिंग होती है, और ये विज्ञापन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है? गुणबोधक, गुणात्मक नहीं है। तो भाई इसका जो आंसर है वो है बैंक दर। उसके बाद कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1935 में जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी गाइस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये तो 12th का है, आगे ग्रेजुएशन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, ये अगर आप मुद्रा चैप्टर पढ़ रहे हो और यही नहीं पढ़ा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसने कहा है, तो आया आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है, इन इकोनॉमिस्ट का नाम है हार्टले विदर्स। इन्होंने जो है ये डेफिनेशन दी है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। उसके बाद कहता है कि जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी। फिस्कल वाली जो होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है। मॉनेटरी वाली जो है वो आपकी आरबीआई के उसमें होती है। तो कह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, प्राइस को स्थिर बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, आर्थिक स्थिरता लाना, और या इनमें से सभी। सो गाइस, कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, यहाँ कोई भी पॉलिसी हो, चाहे वो फिस्कल हो या वो मॉनेटरी हो, उसका वो रहता है कि भाई ना तो प्राइस ज़्यादा बढ़े, ठीक है, स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा ना हो, इकोनॉमी के अंदर भी ना तो डिमांड कम हो ना ज़्यादा हो, और ग्रोथ हो सके इकोनॉमी के अंदर। तो भाई अगर यहाँ पे मॉनेटरी भी पूछता है या फिजिकल भी पूछा, कोई भी पूछे, तो सबका उद्देश्य यही होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है भारत में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है कौन सी ऐसी हुआ है यहाँ पे जो बैंकिंग क्षेत्रों के सुधारों से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर सुधार से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है जैसे कि 1991 के अंदर भी हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करा था, तो वहाँ पे भी हमने कुछ सुधार किए थे, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी लिखा हुआ है, ठीक है, वाईवी रेड्डी लिखा हुआ है, और केवल ए और बी लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है गाइज, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी जो है इससे जुड़ी हुई है बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है परिमाणात्मक। अब परिमाणात्मक कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक दर, ये वाली चीज़ें। तो उसने पूछा, अब ये पूछा कौन सा नहीं है, तो नैतिक जो है गाइस ये गुणात्मक होता है, ठीक है, ये जो है ये गुणात्मक होता है, ये परिमाणात्मक नहीं है, ठीक है। बाकी बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR वगैरह ये सब होते हैं आपके परिमाणात्मक। अब कह रहा है भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, पूर्ण मूर्तिमान मुद्रा, प्रतिनिधि मूर्तिमान मुद्रा, साख मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, यहाँ की जितनी भी मुद्राएं हैं वो साख मुद्रा का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पे जो प्रिंट वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है मेटल वैल्यू से, चाहे कॉइन हो चाहे सिक्के हो। इसमें जैसे 2000 का नोट है, ठीक है, उस पर प्रिंट तो हुए 2000 रुपये, लेकिन उसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू वो केवल 2 से 3 रुपये है। तो इसलिए उस पर जितने वैल्यू प्रिंट हुए हैं उसको बनाने में उतने रुपये नहीं लगे, मेटल वैल्यू कम है। कॉइन भी ले लीजिए, जैसे 5 रुपये का सिक्का है, उस पर प्रिंट हुए 5 रुपये, लेकिन प्रिंट हुए 5 रुपये, लेकिन अगर हम उसको पिघाल दें तो उसमें से जो धातु निकलेगी केवल 3 से 4 रुपए की निकलेगी। तो सारी की सारी जो मुद्राएं भारत के अंदर वो साख मुद्रा का जो है, वो साख मुद्रा का जो है एग्जाम्पल है गाइस। उसके बाद कहता है, इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 को छोड़ दीजिए। कह रहा है दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। तो 1990, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नरसिम्हा समिति का जो गठन है वो 1998 में हुआ था। उसके बाद कहता है एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, 2 भागों में, 4 भाग में, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइज, इसका जो तलपट है वो 2 भागों में बांटा गया है कमर्शियल बैंकों का। उसके बाद कहता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनाता है। ये गाइज एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बार आया हुआ है, ठीक है, कि अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है बहुत ही ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, वो किस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उधार की साख नीति, महंगाई की साख नीति, उधार ना देने की नीति, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इन्फ्लेशन हो रही है तो वो जो है महंगी साख नीति को जो है अडॉप्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन वही है मुद्रा के कार्य, तो इसका तो वही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम जो था वो क्या था। भाई इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला नाम था ना गाइज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक था, बाद में इसको चेंज करके जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वो था ना मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन कई बार आता है
कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान जो है वो चक्कर काटता है। कहता है ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो गाइज ये स्टेटमेंट जो है ये मार्शल ने दी है। मार्शल की और हार्टले दोनों की जो डेफिनेशन है मुद्रा की, ये दोनों एग्जाम में बहुत बारी आई हुई हैं कि भाई ये किसने कहा, ये वाला क्वेश्चन भी और वो वाला क्वेश्चन भी। और ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत बारी आया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? तो सरकार ने जो है 1949 में सभी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी आया हुआ है। उसके बाद कहता है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है? बैंक दर के द्वारा, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, इनमें से सभी। सो गाइस RBI इन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, ठीक है। मात्रात्मक भी यूज करता है, गुणात्मक भी यूज करता है। यहाँ पे जो सारे के सारे लिखे हुए हैं मात्रात्मक लिखे हुए हैं। कह रहा है देश में कितने राज्य वित्त निगम है? तो आपको ध्यान रखना है गाइज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है 18 राज्य जो है वो वित्त निगम है। उसके बाद कहता है भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? अपरिवर्तनीय में, ठीक है, पूर्णतः परिवर्तनीय में, ना तो परिवर्तनीय ना ही अपरिवर्तनीय, और परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों। सो गाइस भारत की जो मुद्रा है उसको अपरिवर्तनीय की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अपरिवर्तनीय मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? गुणात्मक के बारे में ये आपसे पूछ रहा है गाइस, गुणात्मक। तो गुणात्मक की अगर हम बात करें, एक होती है मात्रात्मक, एक होती है गुणात्मक। तो यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन है, ठीक है, CRR SLR ये मात्रात्मक के अंदर आते हैं, ठीक है, ये गुणात्मक के अंदर नहीं आते। बाकी नैतिक दबाव, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, ये सब ये आपके गुणात्मक के हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ऊपर भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, रोजगार को बढ़ाना या विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता। तो भाई इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर कहता है यह मुद्रा का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? नहीं बोला है उसने, मुद्रा का कार्य नहीं। संचय भी करता है, हस्तांतरण भी करता है, भावी भुगतान का आधार भी है। वस्तु विनिमय का कार्य जो है, वस्तु विनिमय का कार्य नहीं करता। मतलब वस्तु के बदले में, वस्तु विनिमय के अपने कार्य होते हैं, वस्तु के बदले में वस्तुओं का वस्तुओं से प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय का कार्य कहलाता है, ठीक है। बाकी उसके और भी काम होते हैं, तो ये काम नहीं करता। मुद्रा के काम जो होते हैं उसको 3 उसमें कैटेगराइज करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा होता है अकस्मक। तो ये यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। तो ये D ऑप्शन जो है ये नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? मात्रात्मक का पूछा उसने, ठीक है। मात्रात्मक का बैंक दर, साख की राशनिंग, खुले बाजार की क्रियाएं। तो गाइस साख की राशनिंग जो है ये गुणात्मक है, ठीक है, ये मात्रात्मक नहीं है। उसके बाद है ये गाइस बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, ठीक है। और बच्चे इसको गलत कर आते हैं। भाई भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नरसिम्हा समिति की स्थापना किस लिए हुई है? ठीक है, ये जैसे भी ऊपर आया था ना, तो कह रहा है कर सुधार के लिए, बैंकिंग सुधारों के लिए, कृषि सुधारों के लिए। ऊपर भी ये क्वेश्चन था ना कि बैंकिंग सुधार, इससे इनमें से कौन बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? 1991 नरसिम्हा समिति। तो गाइस इसकी जो स्थापना है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स करने हैं उसके लिए इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 44 में कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, ठीक है, जिसका कलेक्शन किया जाए, इनमें से सभी। तो ये मुद्रा के कार्य लिखे हुए हैं कि किस वस्तु को आप मुद्रा बोलेंगे। हर उस वस्तु को गाइस मुद्रा बोलते हैं जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ डेफर्ड पेमेंट और एज अ कॉमन यूनिट के उसमें काम करती है, ठीक है। एज अ कलेक्शन, एज अ कॉमन यूनिट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ डेफर्ड पेमेंट, जो भी कोई वस्तु ये काम कर देगी उसको भाई हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उससे साख निर्माण की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उन्हें उधार लेना पड़ेगा। तो गाइज जितना ज़्यादा उनके पास नगद कोष होगा
उतना ज़्यादा वो जो है कैश दे, उतना ज़्यादा वो लोन दे सकेंगे, जितना कम उनके पास नकद कोष होगा उतना कम वो लोन दे सकेंगे। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है। ये गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति का क्या मतलब होता है। बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, इनमें से सभी। तो अगर हम सारे मेजरमेंट को ले लें, मुद्रा की पूर्ति के 4 मेजरमेंट होते हैं, M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो उसमें तो ये सारे के सारे आते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर का आपसे पूछ रहा होता कि M1 से हमारा क्या आशय है, M2 से हमारा क्या आशय है, M3 से हमारा क्या आशय है, या M4 से क्या आशय है, तो वो अलग बात थी। अभी इसने केवल मुद्रा की पूर्ति बोला है तो सारे मेजरमेंट की बात कर रहा है, तो सारे मेजरमेंट ठीक लिखे हुए हैं। हमारे जैसे CBSE में मोस्टली M1 है, तो आप केवल M1 का पढ़ेंगे, जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और RBI के पास अदर जमाएं। तो वो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर अगर M1 का पूछता। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा, तो इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब है गाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, भारत में 1 रुपए का नोट जो है वो कौन जारी करता है। कह रहा है रिजर्व बैंक करता है, भारत का वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक करता है, या रेल मंत्रालय करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बारी आया हुआ है और बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के जो हैं, 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के जो हैं, भारत का जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, वो जो है जारी करता है 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के। उसके बाद कहता है इसमें से कौन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 30 अक्टूबर से ये, या इसमें से कोई नहीं। सो गाइस ये जो होता है इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर कुछ भी कह सकते हो, और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। RBI का कार्य बोल रहा है, नोट जारी करना, अंतिम ऋणदाता, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना, या वित्तीय नीति का नियंत्रण करना। तो गाइस इसमें से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये जो काम है ये RBI नहीं करता है, ठीक है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर, कि इसमें से कौन साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, ठीक है। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, परिमाणात्मक पूछा उसने, तो नैतिक दबाव जो है परिमाणात्मक नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है ये ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी आने के चांस जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है गाइस, आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, कहीं आप ये सोचो कि भाई ये तो डिलीटेड है, ये मात्रात्मक, गुणात्मक, ये CRR, SLR, रेपो रेट, ये कुछ नहीं आने का, तो भाई आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी की चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि ये कौन सी परिमाणात्मक होती है, कौन सी गुणात्मक होती है, क्वेश्चन इसके ऊपर आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा। परिमाणात्मक, गुणात्मक, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीमांत आवश्यकता, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इसमें थोड़े अलग चैप्टर के हैं, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये PDF आपको किस तरीके से मिल सकती है, आपको किसी भी ब्राउज़र पे आपको जो है सर्च करना है rdclasses.online या www.rdclasses.online। आप जैसे ही सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फ्री नोट्स के सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है मनी एंड बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर क्लास 12 टर्म 1, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1। अगले में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें आपको और 50 क्वेश्चन बताऊँगा इसी के ही, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी PDF जो है लोड हो जाएगी। इसको लोड होने देंगे, 5 से 10 सेकंड लेगा ये लोड होने में, ठीक है। और ऊपर के साइड देखेंगे जब आप, तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप उस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ये पूरी की पूरी जो PDF है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है अभी, पूरी की पूरी PDF आपके पास जो है, ये देखिए ये पूरी की पूरी PDF आपके सामने जो है, पूरी की पूरी PDF आपके सामने ये लोड हो गई है, जिससे मैं भी आपको पढ़ा रहा था। तो आप एग्ज़ाम में इससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन जो है ये कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऊपर के साइड डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, PDF आपके पास जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले 50 क्वेश्चन के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।